हाल ही में एक वीडियो वायरल हो गया इंटरनेट में कि अंडों से हो सकता है कैंसर। एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट में पाया गया कि एक प्रीमियम एग ब्रांड एगोज के अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन नाम के एक बैंड एंटीबायोटिक के मेटाबोलाइट मिले और इससे ये बात फैल गई है कि एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो जीनोटॉक्सिक है और लंबे समय लेने से या अंडे खाने से आपको कैंसर हो सकता है। पर यह बात पूरी सच नहीं। पर सबसे पहले, क्या लोग प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं ऐसे अंडों के लिए जिसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है या कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है? ऐसे केस में FSSAI कर क्या रहे? क्या फूड रेगुलेटर्स अपना जॉब अच्छे से कर रहे हैं? क्या आपको अब अंडे खाना छोड़ देना चाहिए? आज मैं आपको इस सारी बातें क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि नाइट्रोफ्यूरॉन्स एक्चुअली होते क्या है, काम कैसे करते हैं, इंसानों में क्यों दिए जाते हैं, चिकन्स में क्यों नहीं देना चाहिए, अंडे और चिकन्स हमारे लिए हार्मफुल हैं क्या, और अंडे अब खाना सेफ है या नहीं। और एंड तक बने रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस मत करना। सबसे पहला, नाइट्रोफ्यूरॉन्स होते क्या है पहले समझते हैं। नाइट्रोफ्यूरॉन्स ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसके वजह से आज के डेट में न्यूज चैनलों में हाईलाइट हो रहा है। ये एक केमिकल है जो अंडे के अंदर मौजूद है और जिसके वजह से लोग अंडों का पूरा बैच फेंक रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, नाइट्रोफ्यूरॉन ये एक एंटीबायोटिक है जिसका काम है बैक्टीरिया को मारना, इन्फेक्शन को रोकना, और ये इंसानों में पिछले 70 साल से दिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और जानवरों में भी दिया जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसे जानवरों में जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोल्ट्री एनिमल्स में ये एंटीबायोटिक देना बैन है। क्यों? सबसे पहला सवाल कि पोल्ट्री में एंटीबायोटिक देना ही क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी जानवर को बहुत क्लोज एरिया में इकट्ठे आप रखेंगे तो वहां पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वहां पर हाइजीन मेंटेन ना हो और इन्फेक्शन हो जाए। आज नहीं तो कल हो तो जाएगा। और एक कूप में अगर एक मुर्गी को भी इन्फेक्शन हो गया तो पूरे फ्लॉक को स्प्रेड हो जाएगा और सभी मुर्गियां वीक पड़ जाएंगी, मर भी सकती हैं और बिजनेस को होगा लॉस। तो एंटीबायोटिक देने से इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है, इंसानों का भी किया जा सकता है, मुर्गियों को भी किया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज होता है। कुछ लोग इन्फेक्शन होने से पहले ही, इन्फेक्शन से बचने के लिए ही एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ऐसी इंडिया में प्रैक्टिस बहुत कॉमन है जो इलीगल है। ऐसी प्रैक्टिस स्टॉप होनी चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। बट क्या एगोज ने भी यही इलीगल तरीके से बैंड एंटीबायोटिक को यूज किया है क्योंकि ये चीप है, सस्ते आते हैं, और जो हेल्थ नॉर्म्स है उसे इग्नोर किया है और लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ किया है? ये हम अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके पीछे होनी चाहिए जांच। देखो, टेस्ट से डिटेक्ट तो हो गया, और एगोज वाले ये कहते हैं ट्विटर पे कि जो मिला है रेसिड्यू वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आया है, या ग्राउंड वाटर के अंदर कंटेमिनेंट हुआ है, या फीड एक्सपोजर हुआ है, रादर देन कि हमने कोई यूज नहीं किया। सच क्या है इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। FSSAI को टैग करो इस वीडियो में ताकि वो इंक्वायरी करे। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि ये एंटीबायोटिक्स करता क्या है, आपके अंदर क्या करेगा, मुर्गी के अंदर क्या करेगा, मोटा मोटा सारी बात समझते हैं। एंटीबायोटिक मुर्गियों को जब दिया जाता है तो ये सिर्फ DNA को डैमेज नहीं कर रहा होता, ये मुर्गियों के अंदर जमा भी हो रहा होता है। अब इंसान नॉर्मली एंटीबायोटिक लेता है कुछ दिनों के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और मुर्गियों को भी कायदे से एंटीबायोटिक ऐसे ही देना चाहिए। मगर अगर मुर्गियों को बार बार लगातार एंटीबायोटिक दिया जाए तो मुर्गियों में ये जो जमा हो रहा है एंटीबायोटिक या उसके मेटाबोलाइट, ये उनका भी DNA डैमेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है। इसीलिए पूरी दुनिया में US, यूरोप, इंडिया, इन सब जगहों पर नाइट्रोफ्यूरॉन बैंड कर दिए गए हैं। फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को देने के लिए इलीगल हो गया क्योंकि उनके अंदर ये जमा हो सकता है। इंसानों में लेकिन कुछ और होता है। इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सारे इन्फ्लुएंसर्स इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये सेम दवा, सेम ड्रग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट करता है। सबसे ज्यादा एक्ट ये करता है बैक्टीरिया को तुरंत मार देता है। और जो चिकन जैसे पोल्ट्री एनिमल्स में हेपेटिक रिडक्टेज एंजाइम्स, लिवर के एंजाइम्स जो होते हैं, इंसानों से थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ये जब नाइट्रोफ्यूराजोन चिकन को दिया जाता है तो उनके लिवर में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, और वहां एंजाइम्स इसको रिड्यूस करते हैं। एंजाइम रिड्यूस होने से वहां रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जो बैक्टीरिया के साथ साथ बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बर्ड्स के अंदर जमा होते हैं। कहां जमा होते हैं? वो उनके अंदर, उनके लिवर में, उनके मसल में, उनके एग्स में, योक में, व्हाइट में जमा होते हैं। अब कम से कम मात्रा में भी एंटीबायोटिक देके जब चेक किया गया, 0.01% ऑफ थेरेपेटिक डोज देके, तब भी AOZ जो मेटाबोलाइट है इसका, वो चिकन के लिवर में 1.1 माइक्रोग्राम पर केजी मिला, मसल में 0.33 माइक्रोग्राम पर केजी तक डिटेक्ट हुआ। टेस्ट मतलब कि ये चिकन के अंदर जमा हो रहा है, और ये वहां पर जब जमा होता है तो कई हफ्तों तक रहता है, कई हफ्तों महीनों तक रहता है, और ये बाइंड हो गया है प्रोटीन से जाके, और ये परसिस्टेंट रहता है, लॉन्ग टर्म प्रेजेंट रहता है। तो अगर ऐसे ही चिकन को बार बार एंटीबायोटिक्स दिया गया, दवा दी गई, तो ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चिकन के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स जमा होते जाएंगे, दिखाई देंगे। कार्सिनोजेनिक टॉक्सिसिटी, DNA डैमेज से ट्यूमर्स या रिप्रोडक्टिव इश्यूज आएंगे। ये बात है, इसीलिए इसको बैन किया गया। लेकिन इंसानों में कुछ और होता है। इंसानों में जो होता है वो क्या होता है? इंसानों के अंदर सबसे पहले तो जब आप इस एंटीबायोटिक को खाते हैं तो आपके अंदर एंजाइम एक्टिविटी बहुत कम है। ह्यूमंस में जो लिवर के अंदर एंजाइम होते हैं नाइट्रोरिडक्टेज, वो चिकन जैसे हैवी पावरफुल नहीं होते, वो कम है और लिवर में ही मौजूद है। इसका मतलब नाइट्रोफ्यूरॉन को रिड्यूस करने की क्षमता इंसान के अंदर बहुत स्लो होती है, इनएफिशिएंट होती है, और जो उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं इंसान के अंदर बहुत मिनिमल क्वांटिटी के होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं। ये बात हो रही है अगर आपने खुद एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरॉन डायरेक्टली लिया तो। सेकंड नंबर पे प्रोटेक्शन है, जो एंटीबायोटिक आप लेते हैं नाइट्रोफ्यूरॉन्स, वो आपके लिवर के अंदर जाके सीधा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, सेकंड फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे के अंदर जाता है, जहां पर उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशन और एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपने ये एंटीबायोटिक लिया
तो वो आपके लिवर तक ही जाएगा, लिवर से बाहर नहीं जाएगा। लिवर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लिवर के कुछ एंजाइम्स उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसको कॉन्जुगेट करेंगे, उसको वाटर सोल्यूबल हार्मलेस कंपाउंड्स में बदल देंगे, और फिर ये कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट जो है ये किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, या बाइल के थ्रू, फीसेस के थ्रू निकल जाता है। और जो थोड़ा बहुत लिवर के अंदर उसके जो मेटाबोलाइट, जैसे जानवरों में, पोल्ट्री एनिमल्स में, उनके मसल में, लिवर में, एग्स में प्रोटीन बाउंड हो जा रहा है, वैसे इंसानों के अंदर केवल लिवर के अंदर माइनर सा प्रोटीन बाउंड होता है, जो कि लिवर के प्रोटीन टर्नओवर, जो बॉडी के अंदर हाईएस्ट 20% लिवर रोज अपना प्रोटीन चेंज करता है, तो उसके अंदर से वो टर्नओवर हो जाता है, मतलब वो हटा दिया जाता है। इसीलिए लिवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन का किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है। इसलिए ओवरऑल एंटीबायोटिक लेने से आपके अंदर ये एंटीबायोटिक इंसानों में जमा नहीं होता, कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, कोई परसिस्टेंस नहीं है इस एंटीबायोटिक का इंसानों में। तो एक्चुअली में होता क्या है, आइए पहले डिटेल में समझते हैं इन 3 बातों को। सबसे पहली बात, अगर इंसानों ने नाइट्रोफ्यूरॉन एंटीबायोटिक खाया, जो आज भी खाया जाता है, आज भी दिया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए, जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस है नाइट्रोफ्यूरॉन्स। और इंसान जब ये एंटीबायोटिक लेते हैं तो खाने के बाद वो सबसे पहला स्टेप होता है उसका एब्जॉर्प्शन। इंसान के लेने के बाद 80 से 90% ये आपका एब्जॉर्ब होता है, खाने के साथ लो तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, बहुत हाईली बायो अवेलेबल होता है, रैपिड, लेकिन जितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है उतनी जल्दी प्रोसेस भी होता है। क्या प्रोसेस होता है? लिवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में 60 से 90% लिवर फटाफट इसको मेटाबोलाइज कर देता है ह्यूमन नाइट्रोरिडक्सेज एंजाइम में, और लिवर के अंदर ये रिजल्ट क्या हो जाता है कि सिस्टमिक लिवर से पास नहीं होता, ब्लड के अंदर बहुत ही लो प्लाज्मा लेवल्स होते हैं इसके, कोई मीनिंगफुल टिश्यू एक्यूमुलेशन इसका नहीं होता। सेकंड, जो मेटाबोलाइट इसके निकलते हैं, पहला वो आपके अंदर ह्यूमंस के अंदर नॉन एक्टिव होते हैं, नॉन परसिस्टेंट होते हैं। नाइट्रोफ्यूरॉन्स डू नॉट फॉर्म परसिस्टेंट प्रोटीन बाउंड रेसिड्यूज इन ह्यूमन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, आपकी बॉडी, लिवर जो है 20% से ज्यादा अपना प्रोटीन टर्नओवर रखता है। और तो ये दिया ही क्यों जाता है ह्यूमंस में एंटीबायोटिक की तरह? क्योंकि इस एंटीबायोटिक का 10 से 40% इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, रीचिंग अ वेरी हाई यूरिनरी कंसंट्रेशन, मतलब पेशाब में ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है एज कंपेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स। और यही इसका एक्चुअल लोकल एंटीबैक्टीरियल एक्शन है कि पेशाब में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ई कोलाई, वो तुरंत इससे मर जाते हैं। देयर इज नो, आपके बॉडी के अंदर नहीं फैलता, आपके ब्लड के अंदर नहीं फैलता, आपके ऑर्गन्स के, आपके मसल्स के अंदर नहीं जाता है, केवल आपके लिवर, आपके यूरिन, ये 2 जगह पे ही रहता है। और लिवर के अंदर जो है ये जमा नहीं होता है, लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। और इसका जो हाफ लाइफ होता है बहुत छोटा है, 20 से 60 मिनट का हाफ लाइफ है, मतलब इसीलिए इस दवा को अगर इंसानों में भी दिया जाता है दिन में 3 बार देना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके बिल्कुल रेयर है, ठीक है, इंसानों के अंदर। सो देयर इज नो लॉन्ग टर्म कार्सिनोजेनिक कंसर्न बेस्ड ऑन रैपिड एलिमिनेशन इन ह्यूमंस। तो इंसान अगर इस एंटीबायोटिक्स को लेते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे एंटीबायोटिक्स लेते रहोगे तो कुछ तो साइड इफेक्ट होंगे, चाहे वो लिवर खराब होना हो, चाहे कुछ और खराब। ठीक, अब बात आती है, ये तो एंटीबायोटिक की बात हुई, अब बात आती है कि यही प्रोसेस हेंस में या पोल्ट्री फार्म्स में, पोल्ट्री एनिमल्स में नहीं होता। वहां पर भी जब मुर्गियों को ये एंटीबायोटिक दिया जाता है तो वहां भी 70 से 90% एब्जॉर्ब होता है, वहां भी लिवर अपने तरफ से इसके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स नाइट्रोरिडक्टेज एंजाइम से रिड्यूस करके बनाता है। लेकिन ये सिर्फ लिवर में नहीं होता, अब ये ब्लड में भी जाता है, अब ये टिश्यूज में भी जाता है, अब ये अंडे में भी जाता है, तो चिकन के एग में भी जाएगा, ब्लड में भी जाएगा, और मसल में भी जाएगा, और टिश्यूज में भी जाएगा। तो ये क्या होता है, ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स इसके जो बनते हैं, ये इन सारी जगहों पे प्रोटीन्स बाइंड हो जाते हैं, मेनली आपके एग में, आपके योक में, आपके व्हाइट में, आपके लिवर में, आपके प्रोटीन में, किसके? चिकन के। और ये एक इरिवर्सिबल बाइंडिंग प्रोसेस है जिसके वजह से इन जगहों पे जमा हो जाता है, और बार बार लेने से बढ़ता जाएगा, और लंबे समय में आप इस पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी मेटाबोलाइट जो है हफ्तों तक रह सकते हैं वहां बाउंड। तो पेरेंट ड्रग यानी कि नाइट्रोफ्यूरॉन चाहे वहां से क्लियर हो गया, लेकिन प्रोटीन बाउंड मेटाबोलाइट लंबे समय तक रहेंगे, इसीलिए इसके लिए जीरो टॉलरेंस है, बिकॉज रेसिड्यूज जो है इवन विड्रॉवल पीरियड के बाद भी निकलते नहीं। अभी विड्रॉवल पीरियड क्या है, नॉर्मली क्या होता है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ये जो लिखते हैं ना एंटीबायोटिक फ्री एग्स, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मुर्गी जो है वो बीमार हो गई और वहां पर कभी उसको एंटीबायोटिक ही नहीं दिया गया, या ऐसा पोल्ट्री फार्म है जहां कभी उसे एंटीबायोटिक ही नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई भी मुर्गी कहीं भी हो बीमार हो सकती है, बीमार होगी तो एक वेटेरियन को बुलाया जाएगा, उसको जरूरत पड़ेगी तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा। अब एंटीबायोटिक देने से इतना होता है कि जब वो एंटीबायोटिक का डोज चल रहा होता है तो उस मुर्गी को आइसोलेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उस मुर्गी के अंडों को भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसे नहीं यूज किया जाता। इसीलिए वो कहते हैं कि जो अंडे मार्केट में आ रहे हैं एंटीबायोटिक फ्री है, मगर इसका एक वेटिंग पीरियड होता है, एक विड्रॉवल पीरियड होता है। एंटीबायोटिक जिस दिन बंद किया उसी दिन से खत्म नहीं हो जाता, उसके 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी 15 दिन, डिपेंड अपॉन एंटीबायोटिक। आपको 10 दिन बाद तक या 20 दिन बाद तक या 1 हफ्ते बाद तक वो अंडे यूज नहीं करने होते, इसे विड्रॉवल पीरियड कहते हैं। और इसीलिए इस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स नाइट्रोफ्यूरॉन्स में विड्रॉवल पीरियड ही महीनों का, हफ्तों का हो रहा है। तो इतना लंबा विड्रॉवल पीरियड प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए ये आपकी पोल्ट्री वाले क्या होगा, एक महीने 2 महीने अंडे यूज नहीं करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसे बैन कर दिया गया कि ये लॉजिकल नहीं है, एक तो जीनोटॉक्सिक है, ट्यूमर फॉर्मेशन है, और विड्रॉवल पीरियड के बाद भी निकल नहीं रहा, इसीलिए इसको एनिमल फूड एनिमल्स में बैन कर दिया गया, एनिमल्स के लिए भी और पोल्ट्री बिजनेस के लिए भी। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो यूज कर रहा हो सकता है ना। तो इसीलिए यहां पर ये सारी बातचीत हो रही। अगर आप कंटामिनेटेड एग खाते हैं तो आपको बहुत ही ट्रेस अमाउंट ऑफ एक्सपोजर हो रहा है, जो माइक्रोग्राम पर केजी के रेंज में है, विच इज थाउजेंड्स ऑफ फोल्ड लोअर देन द डोज विच एक्चुअली इज कॉजिंग टॉक्सिसिटी इन एनिमल, जो हमने पहले भी देखा है। 3.2 ग्राम पर केजी एनिमल्स को देने पर केजी पर डे देने पर उनका 10% रिस्क बढ़ सकता है लंबे समय। लेकिन आपके केस में अगर आप ऐसा अंडा खाते हैं जिसके अंदर एओजेड का ट्रेस है, तो क्या होगा, वो अंडा आपके अंदर गया, अब ये पूरा का पूरा एओजेड एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि एओजेड प्रोटीन बाउंड है, प्रोटीन बाउंड चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, जितना तोड़ा जाएगा आपके डाइजेशन प्रोसेस से या जो फ्री
डिलीवरी होगा वो एब्जॉर्ब होगा, तो ओनली पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है जो 30 से 60% हो सकता है। तो यानी जितना भी एओजेड उस अंडे में है उसमें से आधा एब्जॉर्ब होगा, आधे से कम। और लिवर के अंदर फिर वो एओजेड जो है फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म पाएगा और वहां भी कॉन्जुगेशन होगा जहां पर आपका जो मेटाबोलाइट है डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन में ये कंप्लीटली रिमूव हो जाता है थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है और ये लिवर के अंदर ही जाता है। उसका पेरेंट भी लिवर तक ही गया था ह्यूमंस में और एओजेड भी लिवर तक ही जाएगा। तो ह्यूमंस के अंदर ये डिटॉक्स पाथवे बहुत इफेक्टिव है और एओजेड लिवर के अंदर जो प्रोटीन के अंदर थोड़ा बहुत फ्री मात्रा में मान लीजिए बाइंड हो गया तो वापस वो लिवर के प्रोटीन टर्नओवर के अंदर क्लियर कर दिया जाता है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्रोटीन बाउंड परसिस्टेंस और टिश्यू एक्यूमुलेशन इन ह्यूमंस, कहीं भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया। तो एओजेड एक्सपोजर ये सिग्नल करता है कि एक इलीगल यूज हुआ है कहीं तो एक बैन ड्रग का, जो कि इस यूज से इंसानों को कोई हार्म नहीं है लेकिन मुर्गियों को हार्म है, प्रैक्टिसेस को हार्म है। ये थियोरेटिकल और प्रिकॉशनरी एक रिस्क बन जाता है जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने असेस किया है कि अगर किसी अंडे में लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर केजी मात्रा देखी जाती है एओजेड की तो एक्सट्रीमली लो है और इसमें कोई एक्सट्रीमली लो हेल्थ रिस्क पाया जाए। तो देखा जाए ह्यूमंस में इसका रिस्क ना के बराबर है। तो आप टेक्निकली अगर सालों से भी नॉर्मल अंडे भी खा रहे हो तो वो अंडे आपके लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन उन मुर्गियों को पालने वाले लोगों के पास जानी जरूरी है कि नाइट्रोफ्यूरॉन्स यूज मत करो भाई। माना वो सस्ते हैं लेकिन आप ही को लंबे समय में नुकसान देंगे, मुर्गियों के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो सकते हैं, मुर्गियां खराब हो सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन तक पहुंचे, बहुत 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 जरूरी है कि आप लोग भी ये सब बातें समझें। और डोज के बारे में बात हुई, आज के डेट में अंडे में निकला 0.73 माइक्रोग्राम पर डे। कैंसर होने के लिए आपको खाना पड़ेगा या एक जानवर को खाना पड़ता है 1.6 मिलीग्राम पर डे पर केजी पर डे। तो आपका 1000 गुना, यानी कि अगर आप दिन भर के 5 अंडे 10 अंडे भी खाओ तो भी कुछ नहीं होगा, कम से कम 200 अंडे आपको खाने पड़ेंगे रोज लंबे समय में, तब जाके आपका थियोरेटिकली रिस्क बढ़ेगा। तो अब रियल क्वेश्चन है, अगर ह्यूमंस के लिए सेफ है तो इसको बैन क्यों किया गया? ये ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैन नहीं किया गया, चिकन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैन किया गया। ये बैन होते हैं एनिमल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए नहीं। गवर्नमेंट और फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने ये बैन किया गया है चिकन की सफरिंग से बचाने के लिए। सो प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक ट्रस्टेड ब्रांड के अंडे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, अगर आप नॉर्मल अंडे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी 100% गारंटी आपको नहीं मिलेगी। ये इंडिया है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अकाउंटेबिलिटी सिखानी हमारा काम है, तो इसलिए उनको टैग करो, ये वीडियो शेयर करो। टेस्टिंग बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, लैब डिटेक्शन बिल्कुल जरूरी है, ब्रांड्स को अकाउंटेबल रखना जरूरी है, लीगल एक्शन होना चाहिए, इलीगल एंटीबायोटिक यूज बंद होना चाहिए, एनिमल वेलफेयर को इंप्रूव होना चाहिए और ऐसे इंटरनेट पे मौजूद मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना चाहिए। तो ऐसी एक्यूरेट सिंप्लीफाइड हेल्थ केयर साइंस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो लोगों के। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। आई होप दिस एंड्स द मिसकंसेप्शंस फाइनली।